आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, कारक जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख पार्ट माना जाता है और जिसको कि हिंदी में कहा जाता है केस। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चित्र के अंदर नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके साथ जो है कारक किसे कहते हैं और क्यों होता है कारक, हिंदी व्याकरण में क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वृक्ष पर, जो रेड में लिखा गया है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। किसी वृक्ष पर एक कौवा व एक गिलहरी रहते थे। दोनों ने खेती करने की योजना बनाई। गिलहरी रोज खेती करने जाती परंतु कौवा नहीं जाता था। गिलहरी जब भी कोई को खेती करने के लिए बुलाती तो कौवा बात को टाल देता था, फिर बाद में आने का बहाना बना देता था। मतलब यहाँ पे कुछ रेड अक्षर में मतलब लिखा हुआ है, उसको नोटिस करो। ठीक है, गिलहरी ने अपनी फसल काट ली व अनाज को घर ले आई। जब उसने कौवे को अपना अनाज उठाने को कहा तो कौवा बात टाल दी। 2 दिन बाद उस गांव में बाढ़ आ गई और कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। उपयुक्त कहानी में पर, ने, की, को के लिए में, ब, का शब्द के प्रयोग से कहानी के सभी वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हमको समझ में आ गया कि ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको कुछ शब्द देखने को मिला, जैसे कि किसी वृक्ष पर, दोनों ने खेती करने की। ठीक है, यहाँ पे ने, की, उसके बाद को, के लिए, को, में, का, इन सभी शब्द को क्या कहा जाता है? एक तो कारक चिन्ह कहा जाता है, नहीं तो विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा क्या दिया गया है? जिन शब्द के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ होने का पता चलता है उन्हें कारक कहते हैं। फिर से परिभाषा को देखते हैं अच्छी तरीके से। जिन शब्द के द्वारा संज्ञा मतलब जैसे कि नाउन हो गया या सर्वनाम हो गया, मतलब प्रोनाउन। संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ, मतलब किसी वृक्ष पर एक कौवा, इस तरह का पर लगा करके या की लगा करके, ने लगा करके या को लगा करके इस तरह का वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पे बोला गया संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ होने का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक का परिभाषा हमको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कारक के प्रकार। कितने प्रकार के कारक होते हैं? कारक के प्रकार या काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा अभी कारकों के निश्चित चिन्ह होते हैं। कुछ कारक के जो है निश्चित चिन्ह जो है बताए गए हैं। कारक के इन चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है उसको क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है। तो क्रम के अनुसार हम देखेंगे कि कारक के नाम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। पहला होता है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड में होता है कर्म कारक, कर्ता कर्म। पहला कर्ता कारक होता है, सेकंड होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक और छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। उसका जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसको देखते हैं। कर्ता कारक को कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, करण कारक को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान कारक को कहा जाता है डेटिव केस, अपादान कारक को कहा जाता है एब्लेटिव केस, संबंध कारक को कहा जाता है प्रोसेसिव केस, अधिकरण कारक को कहा जाता है लोकेटिव केस और संबोधन कारक को कहा जाता है वोकेटिव केस। ठीक है, यहाँ पे
कर्ता कारक को अच्छे से समझेंगे, उसका विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। कर्ता कारक को कहा जाता है ने के द्वारा जाना जाता है, कर्म कारक को के द्वारा जाना जाता है, करण कारक को से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए को के द्वारा, अपादान कारक को से अलग होने से के अर्थ में जाना जाता है, संबंध कारक को संबंध के लिए जाना जाता है, का के की रा रे री ना ने नी। अधिकरण कारक को जो है में या पर के हिसाब से जाना जाता है, संबोधन कारक को हे रे अरे इस तरह से जाना जाता है। अब एक एक कारक को उसके एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले से आखिरी के क्रम में पहले क्या पढ़े थे हम, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उसी क्रम के अनुसार हम समझेंगे। पहले आता है कौन सा, कर्ता कारक। कर्ता कारक को हम क्या पढ़े थे, नॉमिनेटिव केस। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम के लिए जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, मतलब कर्ता कारक किसे कहेंगे, मतलब यहाँ पे बोला गया है संज्ञा व सर्वनाम में जिस शब्द में क्या है, क्रिया को करने वाले का पता चलता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है कि कोई क्रिया हो रहा है, इसमें क्या माना जाएगा कि जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का पता चलता है। मैं अगर खुदाई का काम कर रहा हूँ तो मेरा पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पता चलेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल में दिया गया है कि अध्यापक ने आज 7वां पाठ पढ़ाया। किसके द्वारा वो कार्य हुआ, कौन करता है अध्यापक। उसके बाद विपिन ने साइकिल चलाई, मतलब यहाँ पे कर्ता कौन है, विपिन, ठीक है। विपिन ने, यहाँ पे दो चिन्ह लग रहा है ने, ठीक है। अध्यापक ने और विपिन ने, कर्ता के माध्यम से यहाँ पे समझाने की प्रयास किया गया है। उपयुक्त वाक्य में अध्यापक और विपिन कर्ता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कार्य के करने का पता चलता है। इन दोनों ही वाक्यों में चिन्ह ने लगा हुआ है। यहाँ पे पता चल गया कि कर्ता कारक में ने क्यों लगता है, क्योंकि कर्ता का पहचान होता है। प्रायः वर्तमान और भविष्यत काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट और पास्ट, भविष्यत में क्या नहीं होता, ने का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि पृथ्वी घूम रही है, हम कल दिल्ली जाएंगे। यहाँ पे कौन सा कारक का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे वर्तमान और भविष्यत काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब कर्ता कारक हमको पूरा संपूर्ण समझ में आ गया है। सेकंड में पढ़ते हैं हम कौन सा, कर्म कारक, कर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी शब्द, संज्ञा व सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, को जो है उसका चिन्ह होता है। यहाँ पे पूरा डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जो क्रिया, जो काम हो रहा है उसका फल जो है कर्ता के ऊपर नहीं पड़ेगा, जो कर रहा है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी शब्द पर पड़ता है, किसी एक शब्द के ऊपर पड़ता है, उसको ही कर्म कारक कहते हैं। पहला एग्जाम्पल के साथ जो है समझते हैं। माताजी गगनदीप को सेब देती हैं, माताजी गगनदीप को सेब देती हैं। यहाँ पे माताजी क्या है, कर्ता है, लेकिन कर्म जो कर रहे हैं वो किसके ऊपर, गगनदीप को जो है सेब दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे को लगेगा, पायलट ने जहाज को उड़ाया, इस तरह का पायलट ने जहाज को उड़ाया। यहाँ पे देखो इन दो एग्जाम्पल को लेकर के फिर से डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी शब्द के ऊपर पड़ता है, पायलट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, जहाज के ऊपर पड़ रहा है। माताजी गगनदीप को सेब देते हैं, मतलब माताजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है तो गगनदीप के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दो एग्जाम्पल के साथ हम समझ में आ गया कि कर्म कारक किसे कहते हैं। उसके बाद का है करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। करण कारक के ऊपर इंस्ट्रूमेंटल केस जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं। कर्ता जिस साधन, उसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, कर्ता जिस साधन माध्यम या औजार से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के काम करूँगा, तो उसी को ही क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे, उसके कारण वो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह लगते हैं, से के द्वारा के साथ लगता है। जैसे कि दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटा, दर्जी किसका इस्तेमाल की, कि कैंची का, कैंची से कपड़ा काटा। अगर कैंची नहीं होता तो वो करण नहीं है, नहीं होता तो क्या नहीं होता, वो काम होता नहीं। दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटा, के जगह से भी तो लग सकता है, से भी लग सकता है। राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, राम के द्वारा, राम अगर नहीं होता तो यहाँ पे पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे के द्वारा से के साथ दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटा या राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया। इसके डेफिनेशन के ऊपर फिर से चलते हैं। फिर से क्या कहा गया है, कर्ता जिस साधन माध्यम या औजार से कार्य करता है उस साधन या उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सा, संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। डेटिव केस, इसको क्या कहा जाता है, डेटिव केस भी कहा जाता है। पहले पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, कर्ता मतलब वो आदमी जो किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है, उसे स्पष्ट करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए ब को है। ठीक है, नेहा माँ के लिए साड़ी लाई, यहाँ पे नेहा कौन है, करता है, क्या की कि माँ के लिए साड़ी लाई। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन फिर से देखो, कर्ता जिसे कुछ देता है, क्या कुछ दिया, साड़ी दी। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, क्या कर रहा है, गुरमीत ने अपनी माता को फूल दिया। ठीक है, यहाँ पे को नहीं लगता तो यहाँ पे संप्रदान कारक अगर नहीं लगता तो ये वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसी तरह से हमारे हिंदी ग्रामर को शुद्ध करने के लिए इन सभी का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक भी क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा, अपादान कारक। नेक्स्ट कौन सा है, अपादान कारक। अपादान कारक का डेफिनेशन पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, दूर हटने, अलग होने आदि का बोध होता है उसे अपादान कहते हैं। मतलब अपादान का मतलब होता है बिछड़ना, अपादान का मतलब होता है बिछड़ना। यहाँ पे अपादान कारक का चिन्ह है से। ठीक है, यहाँ पे फिर से एग्जांपल देखते हैं। पेड़ से सेब गिरता है, पेड़ से क्या हुआ, सेब अपादान हो गया या अलग हो गया। क्या हुआ, पेड़ से सेब गिरता है। बच्चे स्कूल से घर गए, बच्चे क्या हुए, स्कूल से जुदा हो गए या अपादान हो गए, वहाँ से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, दूर हटने, अलग
होने आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। क्लियर है? नंबर 6। अब नंबर 6 के ऊपर देखते हैं कौन सा है? संबंध कारक। संबंध कारक, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। ठीक है। डेफिनेशन: संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक दूसरे से संबंध ज्ञात हो, अपादान में अलग हो रहा था, संबंध में जुड़ रहा है, संबंध में जुड़ रहा है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक दूसरे से संबंध का ज्ञात हो, तब उसको क्या कहा जाएगा? संबंध कारक कहा जाएगा। इसके संबंध कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। रवि आपका बेटा है। रवि आपका बेटा है, यहाँ पे संबंध स्थिर हुआ। अमन अपनी साइकिल चला रहा है। अमन अपनी साइकिल चला रहा है, दूसरों की साइकिल नहीं चला रहा है। यहाँ पे संबंध जो है स्थापित हुआ। फिर से डेफिनेशन चलते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक दूसरे से संबंध का ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा? अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय आधार या स्थान का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकार में ले गया, वो जगह को वो अधिकार में ले गया। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। अधिकरण कारक के एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? उसका कारक चिन्ह कौन सा है? में या पर। जैसे खिलौने अलमारी में है। खिलौने कहाँ पर हैं? अलमारी में है। में जो है, जो अधिकरण कारक का चिन्ह नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या होता? खिलौने अलमारी है, अलमारी है, ये अच्छा अलमारी है, इस तरह का जो है अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन खिलौने अलमारी में हैं, मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? क्रिया का समय या आधार या स्थान का पता लग रहा है, उसी को ही अधिकरण कारक कहेंगे। किताब कहाँ पर है? मेज पर है, उसका स्थान पता चल रहा है। तो यहाँ जहाँ पे किसी समय आधार या स्थान का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पे चिन्ह कौन कौन सा लगता है? में या पर लगता है। खिलौने अलमारी में है या किताब मेज पर है। ठीक है। उसके बाद 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का बहरूप जिससे पुकारने या संकेत करने का पता चले, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा का बहरूप जिससे पुकारने या संकेत करने का पता चले, उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, अजी, इस तरह का जो जहाँ पे जो है चिन्ह लगेगा, कारक चिन्ह लगेगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पे संबोधन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे ईश्वर संबोधन कर रहे हो। हे ईश्वर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी संबोधन पता चल रहा है। तो हे, अरे, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, इस तरह का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आराम से बता दोगे कि संबोधन कारक है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये भी संबोधन कारक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर। ये बाकी ऊपर का जो 3 समझाया क्लियर हो चुका, 8 जो कारक समझाया उसको क्लियर हो चुका है। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर देखेंगे। करण कारक और अपादान कारक में अंतर कैसा है? करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है।
क्या बोला गया, करण कारक में इसका प्रयोग क्या होता है, जोड़ने के लिए होता है, और अपादान कारक में अलग होने के लिए होता है। जैसे विनय ने चाकू से आम काटा, अच्छा चाकू से आम काटा, विनय ने चाकू से आम काटा, यहाँ पे जोड़ रहा है दोनों शब्द को, लेकिन यहाँ पे वही से करण कारक में जोड़ रहा है, वहाँ पे वही से ये क्या हो रहा है, अपादान कारक की वजह से अलग हो रहा है। ठीक है, इसलिए पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, यहाँ पे अपादान कारक है, इसमें फूल पेड़ से अलग हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे विछुड़न दिखाया जा रहा है, यहाँ पे संयुक्त रूप दिखाया जा रहा है। करण कारक अपादान कारक से कैसे अलग है, या अपादान कारक करण कारक से कैसे अलग है, समझ में आ गया होगा, आया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। कर्म मतलब कर्म कारक या संप्रदान कारक में अंतर क्या है, जो पहले के 8 पढ़ चुके हैं उसको ही देख रहे हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, इन दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। दोनों में क्या होता है, को का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी और के लिए कार्य किया जाता है। संप्रदान कारक में को का अर्थ भी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दिया गया है, विशाखा ने दुकानदार को पैसे दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म जुड़ रहा है। विशाख ने दुकानदार को पैसे दिए, क्या हुआ, कर्म जुड़ गया। लेकिन पिताजी ने मोहित के लिए अखबार खरीदा, किसके लिए, पिताजी के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब मोहित के लिए ही प्रभाव पड़ रहा है। पिताजी ने मोहित के लिए अखबार खरीदा, यहाँ पिताजी ने मोहित के लिए काम किया है, अतः यहाँ संप्रदान कारक होगा। लेकिन ऊपर कर्म कारक, विशाखा ने दुकानदार को पैसे दिए, यहाँ पे किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, विशाखा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन संप्रदान कारक में क्या हो रहा है, पिताजी के ऊपर प्रभाव ना पड़ करके अन्य मोहित के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ओके।